अक्सर ऐसा होता है कि तारीख की किताबों में कुछ कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कुछ हीरोज गुमनाम हो जाते हैं। आज हम रेडियो की दुनिया के एक ऐसे ही हीरो की कहानी जानने वाले हैं। अच्छा, एक सवाल है। अगर पूछा जाए कि रेडियो किसने इजाद किया, तो ज्यादातर लोगों के जहन में फौरन एक ही नाम आएगा, मार्कोनी। लेकिन क्या यह वाकई पूरी सच्चाई है? क्योंकि अक्सर तारीख इतनी सीधी और सादा नहीं होती जितना हम समझते हैं। तो चलें कहानी के इस मशहूर हिस्से से शुरू करते हैं। वो एक सिग्नल जिसने सच में दुनिया बदल के रख दी। ये बात है दिसंबर 1901 की। गिग्लियल्मो मार्कोनी ने बहरे ओकियानोस के पार से भेजा गया पहला वायरलेस सिग्नल कामयाबी से मौसूल किया। ये एक तारीखी लम्हा था जिसने पूरी दुनिया में तेज रफ्तार राब्ते के एक बिल्कुल नए दौर का दरवाज़ा खोल दिया। और बस मार्कोनी का नाम हमेशा के लिए तारीख में अमर हो गया। लेकिन हर बड़ी कामयाबी के पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, और यहां भी एक राज छुपा है। एक ऐसा राज जो इस टेक्नोलॉजी के बिल्कुल दिल में है, जिसने ये सब कुछ मुमकिन बनाया। यानी वो आला जिसने उस सिग्नल को पकड़ा था। इस आले को कोहेरर कहा जाता था। ये एक सादा सा आला था जिसका काम रेडियो लहरों का पता लगाना था। समझे कि शुरू की वायरलेस टेलीग्राफी में ये रिसीवर की जान था। इसके बगैर वो सिग्नल जो इतनी दूर से भेजा गया था, बस खामोशी में कहीं खो जाता। तो असल सवाल यह है कि मार्कोनी का कोहेरर आया कहां से था? और यहां आकर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जरा देखिए, बाएं तरफ है जेसी बोस का मर्क्यूरी कोहीरर, जो 1895 में ही ईजाद होकर सबके सामने पेश किया जा चुका था। और दाएं तरफ है मार्कोनी का कोहीरर, जो 1901 के मशहूर सिग्नल के लिए इस्तेमाल हुआ। दोनों में मरकरी और लोहा था। फर्क क्या था? बोस का आला यू शक्ल की ट्यूब में था और मार्कोनी का सीधी ट्यूब में। बस इतना सा फर्क। लेकिन एक और बहुत बड़ा फर्क था। बोस ने अपना काम सबके लिए शाया कर दिया, जबकि मार्कोनी ने उसे पेटेंट करवाकर एक बिजनेस बना लिया। और यही बात हमें कलकत्ता के उन मुजाहिरों की तरफ ले जाती है और हमारी कहानी के असल हीरो के पास। इनसे मिलिए। ये हैं सर जगदीश चंद्र बोस, बरतानवी हिंदुस्तान के एक माहिर तबीयात, माहिर हयातियात और एक ऐसी शख्सियत जिन्हें हम हमाजहात कह सकते हैं। एक ऐसा शानदार दिमाग जो अपने वक्त से बहुत बहुत आगे देख रहा था। ये टाइमलाइन देखिए, इससे सारी तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। 1895 में मार्कोनी की कामयाबी से पूरे 6 साल पहले जेसी बोस ने कलकत्ता में वायरलेस लहरों का पहला अवामी मुजाहरा किया। फिर 1897 में उन्होंने लंदन की मशहूर रॉयल इंस्टीट्यूशन में अपने आलात दिखाए। और उसके बाद 1901 में मार्कोनी की वो मशहूर ट्रांसमिशन हुई। तारीख बिल्कुल वाज़ेह है, बोस पहले थे। और बोस का 1895 का मुजाहरा कोई मामूली तजुर्बा नहीं था। नहीं, उन्होंने एक सिग्नल को दीवारों और उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर के जिस्म से गुजारकर दूर रखी एक घंटी बजाई और बारूद को धमाके से उड़ा दिया। ये वायरलेस कम्युनिकेशन की ताकत का एक जबरदस्त और नाकाबिले तरदीद सबूत था। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर बॉस पहले थे और उनका काम इतना शानदार था, तो तारीख की किताबों में उनका नाम क्यों नहीं है? इसका जवाब उनके उसूलों में छुपा है। इल्म, मुनाफा नहीं। 1901 में रॉयल सोसाइटी में एक अहम लेक्चर से ठीक पहले एक करोड़पति शख्स बोस के पास आया और बोला, इस काम में बहुत पैसा है, मैं आपके लिए पेटेंट ले लेता हूं। आपको अंदाजा नहीं कि आप कितनी बड़ी दौलत को ठुकरा रहे हैं। बोस ने इस पेशकश को फौरन ठुकरा दिया। बाद में उन्होंने अपने करीबी दोस्त अजीम शायर रविंद्रनाथ टैगोर को एक खत में लिखा कि उन्हें मगरिब की पैसे की उस सब कुछ खा जाने वाली होश से कितनी नफरत है। बोगस का पुख्ता यकीन था कि इल्म सबके लिए है, ये आज़ाद होना चाहिए। उन्होंने अपने काम को कभी कभार ही पेटेंट करवाया, और अफसोस यही वो उसूल था जिसने उन्हें तारीख के मेन पेज से हटाकर फुटनोट्स में डाल दिया, जबकि दूसरों ने उसी इल्म से बेपनाह शोहरत और दौलत कमाई। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बोस की कहानी नाकामी की दास्तान नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी मिरास रेडियो से कहीं ज़्यादा वसी और गहरी है। वो एक हकीकी जीनियस थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम का एक आला इजाद किया। ये क्या करता था? ये पौधों की नशोनुमा को 10,000 गुना बढ़ाकर दिखा सकता था। इस आले से उन्होंने ये साबित किया कि पौधे भी जानवरों की तरह महसूस करते हैं और रद्द-ए-अमल देते हैं। एक इनकलाबी तहकीक थी जिसने साइंस की एक नई शाख की बुनियाद रखी। फिर 1917 में उन्होंने कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। ये एशिया का पहला जदीद तहकीकी मरकज़ था जहां मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन मिलकर काम करते थे। वो इसे लेबोरेटरी नहीं बल्कि एक मंदिर कहते थे, इल्म का मंदिर। और उनकी विरासत का एक और बहुत अहम पहलू एक उस्ताद के तौर पर उनका किरदार था।
उन्होंने हिंदुस्तानी साइंसदानों की एक पूरी नस्ल को तैयार किया, जिनमें एस.एन. बोस, जिनके नाम पर बोसॉन पार्टिकल है, और मेघनाथ साहा जैसे बड़े नाम शामिल हैं, जो आगे चलकर दुनिया भर में मशहूर हुए। आज उनकी मेराज जमीन से भी बहुत आगे खला तक पहुंच चुकी है। चांद की दूसरी तरफ, जिसे हम जमीन से कभी नहीं देख सकते, 91 किलोमीटर चौड़ा गड़ा है और उसका नाम उनके एजाज में बोस क्रेटर रखा गया है, एक खामोश और दायमी खिराज तहसीन। बॉस ने एक बार कहा था, अहम मोजद नहीं बल्कि ईजाद होती है। उनकी ये बात हमें एक गहरे सवाल पर छोड़ जाती है। अगर वाकई ईजाद ही सब कुछ है, तो तारीख और ऐसे कितने ही मोजदों को भुला बैठी है जिनके ख्यालात ने हमारी आज की दुनिया को शक्ल दी।